Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Behriya Model School, PNAD, Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your science teacher. Before starting our class, I am going to take a short assessment test of all kinds of pollution. Try to give the answers of these questions. And the first question is going to display on your screen. And question number 1 is, tell the name of 2 types of air pollution. कोई भी 2 टाइप्स के नाम बताइए एयर पोल्यूशन की. एयर पोल्यूशन जब हमने डिस्कस किया था तो उसको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. एयर पोल्यूशन के उन टाइप्स के नाम बताइए. उम्मीद है कि आपको इसका जवाब पता होगा और आपने सही जवाब दिया होगा. और सही जवाब है इनडोर एयर पोल्यूशन एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, थिंक अबाउट 2 कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन की 2 वजूहात बताइए. 2 मेन रीजंस या कॉजेज कौन से हैं? वो 2 कॉजेज कोई भी आप सोचिए और उनका जवाब दीजिए. उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मालूम होगा. 2 मेन कॉजेज आर, आप कुछ भी ले सकते हैं. मे बी आपका आंसर और मेरा आंसर मैच ना करे क्योंकि एक कॉज नहीं है, एक से ज़्यादा वजूहात हैं. तो मैं उनमें से कोई भी 2 या 3 आपको बता देती हूँ. वाटर में जब आपका ऑयल स्पिल हो जाता है, चाहे वो शिपिंग के ज़रिए हो, चाहे वो फैक्ट्री वेस्ट के ज़रिए हो, तो वो वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है. नंबर 2, फैक्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको भी आपके वाटर में यानी कि वाटर बॉडीज़ में दिया जाता है. इससे भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. इसके अलावा जो आपका गार्बेज है उसको भी डंप साइट्स की बजाय वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है. वाटर बॉडीज़ में लेक, स्ट्रीम, ओशन सब चीज़ें आ जाती हैं. इससे भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. मे बी आपकी कॉजेज़ और मेरे कॉजेज़ सेम ना हो, पर उम्मीद करती हूँ कि आपका जवाब ठीक होगा. एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़, those substances that cause of any kind of pollution are known as dash. वो सब्सटेंसेस जो किसी भी किस्म के पोल्यूशन का बायस बने उन्हें क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको इस टर्म का नाम बताया गया था कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो किसी भी किस्म के पोल्यूशन का बायस बने उसे क्या कहा जाएगा. उम्मीद है कि आप सबको इसका आंसर मालूम होगा. एंड द राइट आंसर इज़ पोल्यूटेंट्स. वो तमाम सब्सटेंसेस जो किसी भी किस्म के पोल्यूशन का बायस बनेंगे उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड लेक्चर. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ वेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वेस्ट. व्हाट इज वेस्ट? Waste is also known as rubbish and garbage and anything that is unwanted and useless. वेस्ट को गार्बेज और रबिश यानी कचरा भी कहा जा सकता है और ऐसी तमाम चीज़ें जो कि यूज़लेस यानी बेकार हों और अनवांटेड हों, जिनका कोई इस्तेमाल ना हो, उसे वेस्ट कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट. नंबर 1 इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नंबर 2 इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Biodegradable waste. Biodegradable waste are decomposed into harmless substances by microorganisms. Example, vegetables, fruit, pulses, cereal, cotton, wool, wood, leather, paper, animal dung and animal bones etc. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं. ऐसा वेस्ट जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से और हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे. एक बुक की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी. हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बुक के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेज नेचुरली. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेचुरली यानी कि कुदरती तौर पर डीकम्पोज हो जाता है. अब डीकम्पोज किसे कहते हैं? डीकम्पोजेज मीन्स किसी चीज़ का गल जाना, सड़ जाना है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जो कि नेचुरली खुद ही गल या सड़ जाए, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल.
तमाम एनिमल्स और प्लांट्स बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं, एज आर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। और एनिमल्स और प्लांट्स से बनने वाली तमाम प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ जो एनिमल्स और प्लांट्स से बनेगी वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ही आएगी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी बरीड इन द ग्राउंड एंड नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म हार्म टू द इन्वायरमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर हम उसे ग्राउंड में बरीड यानी कि उसे दफन कर देते हैं तो इससे कोई भी हार्म नहीं होता हमारे इन्वायरमेंट को, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इनफैक्ट बल्कि इट इज़ बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट बिकॉज इट रिटर्न्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। बल्कि इससे फ़ायदा ये होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होती है क्योंकि इट रिटर्न्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे कि हमें पता है हमारी सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तमाम शामिल होते हैं, मैग्नीशियम्स वगैरह। इसी तरह हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पील्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे स्पिनच, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। आपके बीन्स हो गए, जितने भी ग्रेन्स हैं, पल्सेस वगैरह, इसमें फॉस्फेरस की तादाद बहुत अच्छी ज़्यादा मौजूद होती है। इसके बाद वेजिटेबल्स में आते हैं, स्पेशली पटेटो में, उसमें पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप इनके पील्स को ग्राउंड में बरीड कर देते हैं यानी कि दफन कर देते हैं तो इनमें मौजूद ये तमाम न्यूट्रिएंट्स सॉइल में शामिल हो जाएंगे। इस तरह हमारी सॉइल जो है वो न्यूट्रिशियस हो जाएगी और उसमें रेट ऑफ फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह जब वो उसमें न्यूट्रिएंट्स एक्सेसिव यानी अमाउंट में मौजूद होते हैं तो आप वहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं और वहाँ पर प्लांटेशन अच्छे तरीके से हो सकती है। रीज़न क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ऐसी सॉइल जो न्यूट्रिशियस होती है वहाँ पर आप अच्छे से प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इसका बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है इसका कोई भी हमारे इन्वायरमेंट पर बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे आपको फ़ायदा हासिल होता है कि आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाते हैं और उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, ग्रास कटिंग्स, पेपर, लीव्स, बैग्स मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। फ्रूट और वेजिटेबल पील्स के साथ साथ ग्रास कटिंग, पेपर, लीव्स ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा कुछ पिक्चर्स हैं आपकी स्क्रीन पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जांपल के तौर पर। उम्मीद है कि इन्हें देखकर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये टॉपिक। नाउ लेट्स स्टार्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट डिकम्पोजेज नेचुरली। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज नहीं होता नेचुरली। अब ऐसे कौन से वेस्ट है, ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकते? ऐसे तमाम मटेरियल्स जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। इफ़ बरीड इन द ग्राउंड इट कैन टेक 100 of years और इवन लॉन्गर टू ब्रेक डाउन। अगर इनको ग्राउंड में या ज़मीन में दफन कर दिया जाए ऐसे वेस्ट को, यानी कि जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, उनको अगर दफन कर दिया जाए तो इसको डिकम्पोज होने में या फिर ब्रेक डाउन होने में या टूटने में 100 साल से ज़्यादा का अरसा या फिर उससे भी ज़्यादा, 100 साल 100 of years, यानी कि यहाँ पर लिखा है इट कैन टेक 100 of years, 100 साल का अरसा और इवन लॉन्गर उससे भी ज़्यादा अरसा लग सकता है, यानी कि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते। इसके बरक्स अगर आप किसी चीज़ का जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स ले लें, पेपर ले लें, अगर आप इनको ग्राउंड में बरीड कर दें तो ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। इनको डिकम्पोज होने में, गलने में, सड़ने में इतना अरसा नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 100 of years, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। दैट मीन्स ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होते। Even the process of breaking down is not necessarily a good one because harmful chemicals and other materials can contaminate the soil and ruin our chance for new life to grow. अच्छा, इसके बाद कहा गया है कि ये प्रोसेस जो ब्रेकिंग डाउन का हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में पढ़ा था वो वहाँ पर बेनिफिशियल प्रूफ होता है, लेकिन यहाँ पर जब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके ग्राउंड में अगर ब्रेक डाउन हो भी जाते हैं तो इसका एक नुकसान ये होगा कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये वो मटेरियल्स हैं अगर ये ब्रेक डाउन होते हैं या डिकम्पोज हो भी जाते हैं ज़्यादा अरसे के बाद भी तो ये हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के बजाय कंटेमिनेट कर देंगे। कंटेमिनेशन से मुराद ये है कि आलूदा कर देंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं। हमारी सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बजाय केमिकल्स के। ठीक है, तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं इसमें केमिकल्स इंक्लूड होते हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए
बेनिफिशियल प्रूफ नहीं होते। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक बैग्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, मेटल केन्स, ग्लास बॉटल्स, टीवी सेट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। अब ये जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं इनकी कुछ पिक्चर्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएंगी। उम्मीद है कि आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द बेस्ट वे टू डील विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ टू रीयूज़ और रिसाइकल इट। सबसे बेहतरीन तरीका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को के साथ डील करने का ये है कि आप इसको रीयूज़ और रिसाइकल के फॉर्मूले पे अमल करें, जो कि हम ऑलरेडी लैंड पोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। इफ़ सम थिंग्स सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स स्टॉप वर्किंग, नॉट एवरी पार्ट ऑफ इट्स ब्रोकन। अगर आपसे कहा जा रहा है कि कोई कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन ने काम करना छोड़ दिया है जबकि उसके सारे हिस्से ब्रोकन नहीं हुए, यानी कि उसके तमाम पार्ट्स जो है वो ख़राब नहीं हुए, ना ही वो टूटे हैं, मच ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रीयूज, तो उसके काफ़ी सारे उस प्रोडक्ट के काफ़ी सारे हिस्सों को रीयूज़ किया जा सकता है। सो थिंक बिफोर यू थ्रो एनी थिंग अवे। तो कोई भी चीज़ जब आप फेंक रहे होते हैं, जब आप ये समझते हैं कि यूज़लेस है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उसे वेस्ट की कैटेगरी में डालने से पहले या फेंकने से पहले एक मरतबा ये सोच लिया जाए कि हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और ऐसे मटेरियल्स को रिसाइकल करने का प्रोसेस हमारे मुल्क में शुरू होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट की मिकदार में कमी लाई जा सके और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल साबित होते हैं, उनसे बचा जा सके। नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन एनिमल लाइफ। जैसा कि बताया गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं क्योंकि वो वापस हमारे ग्राउंड या फिर हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल साबित होते हैं, जिनसे बचने के लिए एक तरीका बताया गया कि रीयूज़ और रिसाइकल के फॉर्मूले पे अमल किया जाए। अब इसके यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हमारी एनिमल एक्वेटिक लाइफ पर, मरीन लाइफ पर, एनिमल्स लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी बुक की एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले की जा रही है, हम इसे रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स दैट आर थ्रोन अवे नॉट ओनली कॉज problems for new plants life through the contamination of soil, they can also harm animal life. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको फेंक दिया जाता है, ना ये सिर्फ न्यू प्लांट्स की लाइफ पर इफ़ेक्ट करती हैं बल्कि ये हमारी सॉइल की कंटेमिनेशन का भी बायस बनती हैं। जैसे कि पीछे एग्जांपल में बता दिया गया है कि जब ये ब्रेक डाउन होंगी तो ये केमिकल्स हमारी सॉइल में इंक्लूड हो जाएंगे जो हमारी सॉइल को कंटेमिनेट कर देंगे। दे कैन ऑल्सो हार्म एनिमल लाइफ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एनिमल लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। प्लांट के साथ साथ, सॉइल के साथ साथ एनिमल लाइफ पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है इससे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर द लैक ऑफ न्यू प्लांट इन एन एनवायरमेंट हार्म्स द फूड चेन। जब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में इजाफा होगा, आपकी लैंड, आपका सॉइल कंटेमिनेट हो जाएगा, तो न्यू प्लांट्स नहीं लग पाएंगे। और न्यू प्लांट्स ना लगने की सूरत में, यानी कि न्यू प्लांट्स की कमी की सूरत में, लेक ऑफ न्यू प्लांट्स, जब न्यू प्लांट्स की कमी होगी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में, सो इससे हार्म पहुंचेगा फूड चेन को। जैसा कि एक पूरी फूड चेन चल रही होती है कि कुछ प्लांट्स एनिमल खाते हैं, फिर उन एनिमल छोटे जानवरों को आगे जो बाकी जानवर होते हैं वो एज अ कंज्यूमर उनको यूज़ करते हैं। इस तरह हमारी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और एनिमल्स की लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड नंबर 2 इज़ waste can be end up in the ocean killing marine animals that accidentally feed on it. जब इसी वेस्ट को, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जब ओशियन में थ्रो कर दिया जाता है तो किलिंग मरीन एनिमल्स, तो हमारे जो मरीन एनिमल्स हैं उनकी किलिंग यानी कि उनके मरने का बायस बनते हैं। व्हेन दे एक्सीडेंटली फीड ऑन इट, जब वो उसको हादसाती तौर पर या एक्सीडेंटली उसको एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारी मरीन लाइफ यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ये इफ़ेक्ट्स थे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एनिमल्स लाइफ पर। आज का टॉपिक उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। एज वी लर्न टुडे अबाउट द टाइप्स ऑफ वेस्ट, and there are 2 types of waste, biodegradable waste and non-biodegradable waste. It's time for homework assignment, and your today's homework assignment is do workbook page number 27 and 28.
It's time to wind up the class. Inshallah, in our next video, we will start our next topic and new chapter. Till then, complete your assignments, take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.